हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स, हिस्ट्री बुक ग्रेड 7 से। इस वीडियो में जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है क्वेश्चन आंसर्स या एक्सरसाइजेस, उनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली? तो इसका आंसर है अनंग पाल फ्रॉम तोमार डायनेस्टी ऑफ राजपूत फर्स्ट एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट दिल्ली। सबसे पहले दिल्ली में जिसने कैपिटल की तरह एस्टैब्लिश किया था वो थे अनंग पाल तोमार डायनेस्टी राजपूत की उनसे। What was the language of administration under the Delhi Sultans? किस तरह की भाषा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करी जाती थी? तो यहाँ पर जो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सुल्तान्स के अंडर यूज करी जाती थी वो थी आपकी पर्शियन लैंग्वेज। इन विच रेन डिड द सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट? किसका राज्य में सल्तनत जो है वो सबसे ज्यादा उसमें दूर दूर तक फैली? तो है इसका आंसर कि जब टाइम पे मोहम्मद तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी के थे, जब उनका शासन था तो दिल्ली सल्तनत काफी दूर दूर तक पहुंची। फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया? इब्न बतूता जो है वो इंडिया ट्रैवल करके आए थे मोरक्को से। मोरक्को एक कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड? ये जो सर्कल ऑफ जस्टिस था इसके अनुसार क्यों इंपॉर्टेंट होता था मिलिट्री कमांडर्स के लिए कि जो पीजेंट्री है, किसान है, आम जनता है, उसको हितों को तुम्हें अपने माइंड में रखना होगा। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्री इन माइंड बिकॉज अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। क्योंकि राजा जो है वो सिपाहियों के बगैर नहीं रह सकता और सिपाही जो है उनको जब तक सैलरी नहीं मिलेगी तो वो कैसे अपने आप को जिंदा रखेंगे, खाएंगे पिएंगे कैसे? तो सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। अब ये जो सैलरीज आती थी ये उस इनकम से आती थी जो कि पीजेंट से इकट्ठी की जाती थी। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। अब पीजेंट्स जो है वो तभी तो रेवेन्यू पे करेंगे जब वो खुद भी संपन्न होंगे, खुशहाल होंगे। दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। और ये तभी हो पाता था जब राजा जो है सही से न्याय को बढ़ाए आगे और एक बहुत ईमानदारी से जो है उसकी सरकार या उसका राज्य चले। What is meant by the internal and external frontiers of the सल्तनत? इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर का मतलब हद कितनी है, सीमा क्या है उसकी, वो जो है सल्तनत की, उसका मतलब क्या था कि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर का। The internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. जो इंटरनल फ्रंटियर होती थी उस सल्तनत की, उसका मेन मकसद होता था जितने भी उसके छावनी वाले शहर हैं उसमें जितने भी हिंटरलैंड्स हैं, जो अंदरूनी के एरिया हैं, सबको एक साथ करना। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab and hunter gatherers and pastoralists expelled from their habitat. तो ऐसे में कैंपेन जो चलाई जाती थी उसमें जंगलों को साफ कर दिया गया गंगा यमुना द्वाब पर, और जो हंटर गैदरर्स थे या जो पेस्टोरलिस्ट थे उनको जो है उनकी जगह से निकाल दिया गया। These lands were given to the peasants and agriculture was encouraged. अब इन जगह को जो है जमीन जो है वो किसानों को दे दी गई, खेती बाड़ी को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। New fortresses, garrison towns and towns established to protect trade routes and to promote regional trades. नए नए किले बनवाए जा रहे थे, छावनियों के शहर बन गए, ऐसे शहर जहां पे ट्रेड रूट्स की रक्षा करी जा सके या रीजनल ट्रेड को बढ़ाया जा सके। एक्सटर्नल फ्रंटियर जो सल्तनत की थी उसमें मिलिट्री एक्सपीडिशंस जो है सदर्न इंडिया में स्टार्ट हुए जिस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी जो है उनका राज्य था, और खत्म हुए मोहम्मद तुगलक पर आकर। इन कैंपेन्स में सल्तनत की जो आर्मीज थी वो एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स और जितने भी क्या कहते हैं आर्मीज हैं उनको अपने साथ ले जाती थी, या उनके जितने कीमती जवाहरात हैं उन सबको जो है वो लेके अपने यहाँ आ जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू एंश्योर दैट मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज? कौन कौन से ऐसे कदम उठाए जाते थे जिससे ये पता चले कि मुक्तीज अपनी जो ड्यूटीज हैं उन्हें सही तरीके से कर रहे हैं? Why do you think they may have wanted to defy the orders of the Sultan? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो जो सुल्तान के ऑर्डर्स हैं उनको वो अनदेखी करे या उनको नहीं माने? Control over Muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned iqtas for a short period of time before being shifted. मुक्तीज के ऊपर कंट्रोल जो है सबसे ज्यादा असरदार तब होता था अगर उनके ऑफिस जो है वो ऐसा नहीं है कि विरासत में उनके बाद कोई उनका लड़का आ गया, ये ऐसे नहीं चल रहा। और अगर उनको इख्तास दिए जाते थे, असाइन किए जाते थे कुछ कम समय के लिए, तो
उनको शिफ्ट करने से पहले तो इसमें कहीं ज्यादा अच्छे से मुफ्तीज काम करते थे। These harsh conditions of the services were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. ये जो बहुत टफ कंडीशंस थी इस तरह की सर्विसेज की, इसको इम्पोज किया गया था खास तौर से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन में। Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muftis. अकाउंटेंट्स रखे गए थे अपो स्टेट के द्वारा ताकि वो ये चेक कर सके कि कितना रेवेन्यू जो है मुफ्तीज द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है। Care was taken that the mufti collected only the taxes prescribed by the state and that he keep the required number of soldiers. इस चीज का भी ध्यान रखा जाता था कि मुफ्तीज जो है सिर्फ उतना ही कर वसूलें जितना स्टेट ने प्रिस्क्राइब किया है और वो जो है उतने ही सोल्जर्स रखें जितनी जरूरत है। Muftis may have wanted to defy the orders of the Sultan because they controlled money and military resources and were capable of rebelling against Sultan. अब मुफ्तीज जो है चाहे तो वो सुल्तान के ऑर्डर्स को अनसुना भी कर सकते हैं क्योंकि वो जो है मेनली पैसे को और मिलिट्री रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे और उनमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो चाहे तो वो सुल्तान के खिलाफ बगावती कर सकते थे। What was the impact of Mongol invasion on the Delhi Sultanate? अब मुगल इन्वेजन का क्या असर रहा दिल्ली सल्तनत पर? The impact of Mongol invasions on the Delhi Sultanate was it led to the military and market reforms under Alauddin Khilji. अलाउद्दीन खिलजी के आने के बाद से मिलिट्री और मार्केट में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। A vast standing army was established under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq to confront Mongol forces. एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर दी गई अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे ताकि मंगोल फोर्सेस से डील कर सकें। Alauddin constructed a new garrison town named Siri for his soldiers while Muhammad Tughlaq emptied Delhi a Kunha of its residents and soldiers garrisoned there. अलाउद्दीन ने क्या किया, एक नया छावनी वाला शहर बनवा दिया जिसका नाम सीरी रखा अपने सोल्जर्स के लिए, जबकि मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, जो दिल्ली एक कुन्हा था जहां रेजिडेंट्स रहते थे उनको हटवा दिया और वहां पर सोल्जर्स को जो है उनकी छावनी बना दी। इन ऑर्डर टू फीड द सोल्जर ह्यूज टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द फार्मर्स। अब सेना को भी भाई खाने पीने के लिए चाहिए तो उसके लिए वो पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा जो है किसानों पे कर के फॉर्म से आने लग गया, तो बहुत ज्यादा टैक्सेस जो है बढ़ा दिए गए फार्मर्स के ऊपर। अलाउद्दीन chose to pay his soldiers salaries in cash rather than इक्ताज। अब अलाउद्दीन ने ये चुना कि वो अपने सोल्जर्स को कैश में जो है सैलरी देगा बजाय इक्ताज के। His administrative measures were much effective due to cheap prices and sufficient supplies of goods in the market. इनके ये जो कामकाज के कदम थे वो बहुत ज्यादा असरदार थे क्योंकि उस टाइम पे दाम कम थे और काफी मात्रा में चीजें अवेलेबल थी मार्केट में। मोहम्मद तुगलक क्रिएटेड अ टोकन करेंसी टू पे हिज सोल्जर्स। और मोहम्मद तुगलक ने एक टोकन करेंसी निकाल दी अपने सोल्जर्स को पे करने के लिए। हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रेन वाज अ डिजास्टर एंड ही डिसबैंडेड हिज आर्मी। उनका जो शासन था वो एक तरह से बहुत खराब साबित हुआ और इसकी वजह से उनको अपनी जो आर्मी थी उसे बेदखल करना पड़ा। Do you think the authors of the Tawarikh would provide information about the lives of the ordinary men and women? जो ऑथर्स थे तवारीख के, क्या वो कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन थे उनकी जिंदगी के ऊपर? तो जो ऑथर्स थे तवारीख के वो बेसिकली लर्नेड लोग होते थे, सेक्रेटरीज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, पोएट्स और कोर्टियर्स हो गए, जो सिर्फ और सिर्फ उन घटनाओं को जो है लिखते थे या एडवाइस करते थे रूलर्स को शासन को लेकर, जिसमें वो सही न्याय रूल जो हो रहा है उसकी इंपॉर्टेंस पे ज्यादा जोर देते थे। इसके अलावा वो और डिटेल्स जो रखते थे वो थी कि ऑथर्स जो हैं तवारीख के वो बेसिकली शहरों में रहते थे, खासतौर से दिल्ली पे, और कभी हार्डली ऐसा होता होगा कि वो गांव भी जाते होंगे। वो ज्यादातर जो है हिस्ट्रीज लिखते थे सुल्तान की, क्योंकि उनको लगता था अगर सुल्तान की तारीफ लिख में करेंगे, ज्यादा लिखेंगे तो सुल्तान से उनको अवार्ड मिलेगा। फिर ये जो ऑथर्स थे ये रूलर्स को एडवाइस भी करते थे कि किस तरीके से सही सोशल ऑर्डर जो है उसको हमें संभाल के रखना है, जो बेस्ड है वो बर्थ राइट पे या जेंडर डिस्टिंक्शंस पे। तो इनके ये जो विचार होते थे ये सबके साथ जो है शेयर नहीं किए जाते थे, इसीलिए ज्यादातर आपको इनमें कभी भी ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन की जो लाइफ के बारे में है देखने को या पढ़ने को नहीं मिलेगा। Razia Sultan was a unique in history of the Delhi Sultanate. Do you think women leaders are accepted more readily today? तो रजिया सुल्तान अपने आप में इतिहास में एक बहुत खास थी, अनोखी थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। आपको क्या लगता है वुमेन लीडर्स जो हैं उनको आज एक्सेप्ट करा जाता है आसानी से? तो 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की जो डॉटर थी रजिया वो सुल्तान बनी। उस समय के जो राइटर्स थे एज के, मिनहाज सिराज, उन्होंने माना कि वो बहुत ज्यादा काबिल थी, कहीं ज्यादा क्वालिफाइड थी अपने भाइयों के मुकाबले, लेकिन कोई भी जो है वो उनके क्वीन बनने से खुश नहीं था, यानी कि वो
क्वीन होके रूल करे, ऐसा किसी को मंजूर नहीं था। ना कि वहाँ के नोबल्स जो है वो हैप्पी थे कि वो इंडिपेंडेंटली रूल करें। इसी वजह से उनको 1240 में थ्रोन से हटा दिया गया। विमेन लीडर्स आज की डेट में बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, क्योंकि हम इस टाइम पे जिस युग में रह रहे हैं यहाँ पर मेन और विमेन दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। अगर हम अपने यहाँ ही एग्जाम्पल्स कहें तो जैसे इंडिया में इंदिरा गांधी हो गई या मार्गरेट थैचर जो थी, ये सब जो है बहुत ही इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी रखती थी। Why were the Delhi Sultans interested in cutting down forest? Does deforestation occur for the same reasons today? दिल्ली सुल्तान जो है वो क्यों ऐसा होता था कि जंगल कटवाने के मूड में रहते थे? क्या वो जो उस तरह से उनका जंगल साफ कराना था वो आज भी उन्हीं कारणों से होता है या कोई और कारण है? तो आंसर है कि दिल्ली सुल्तान जो है वो इसलिए इंटरेस्टेड रहते थे फॉरेस्ट को कटिंग कराने में ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा जमीन मिल सके एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, जिससे वो इससे रेवेन्यू जनरेट कर सके। वो चाहते थे कि उनकी जो टेरिटरीज हैं वो सुरक्षित रहें दुश्मनों से, और अपने जो ट्रेड रूट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनको जंगलों को साफ कराना होता था। जो रीजन है डिफॉरेस्टेशन के वो भी आज एक तरह से सेम ही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ज्यादा स्पेस चाहिए है ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। दूसरा, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ये सब भी जो है तभी डेवलप होंगे जब क्या कहते हैं थोड़ा फॉरेस्ट एरिया जो है उसको साफ कराया जा रहा है। Find out whether there are any buildings built by the Delhi Sultanates in your area. Are there any buildings in your area that were built between 12th and 15th century? Describe some of these buildings and draw sketches of them. अब आपको देखना है कि आप जिस एरिया में रहते हो क्या वहाँ ऐसी कोई बिल्डिंग्स हैं जो दिल्ली सुल्तान द्वारा बनवाई गई हो। अगर हैं तो वो किस सदी में बनवाई गई थी, और उनके आपको आइदर फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी है जो कलेक्ट कर सकते हैं या स्केचेस बना सकते हैं। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा आसानी होगी करने के लिए, तो हम उसमें एक से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कुतुब मीनार है, ये जो है बनवाई गई थी फर्स्ट सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत के थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उनकी डेथ के बाद इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने जो उनके सक्सेसर बने थे। दूसरा है बार्बन टॉम्ब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है दिल्ली सल्तनत का और ये मेहरौली में है। तीसरा है हजार सातून और जन्नत खाना, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।